नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजेश रमन और आप देख रहे हैं यथार्थ क्लासेस। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम चर्चा करने वाले हैं संविधान की उद्देशिका, जिसको कि हम प्रस्तावना भी कहते हैं। प्रस्तावना। हर क्लास में मैं कोशिश करता हूं कि आपको कुछ ना कुछ आपके साथ चर्चा करूं। कमेंट्स कम आ रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहा हूं, कमेंट्स कम आ रहे हैं। कोशिश करिए, जो भी चीज़ आप सुनते हैं, अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो ज़रूर एक शायरी हो जाए। पहले मैं कोशिश करता हूँ हर क्लास में एक शायरी सुना के जाऊँ, और अभी 2-3 जो वीडियो बने हैं उसमें ख्याल है कि छूट गए हैं क्योंकि कुछ और चीज़ें पर चर्चा हो रही थी। तो एक शायरी है कि मुश्किलें दिलों के इरादे आजमाती है, निगाहें स्वप्न से पर्दे हटाती है। मत हार, आगे बढ़ ओ मुसाफिर, मुश्किलें ही इंसान को जीना सिखाती। मुश्किलें ही इंसान को जीना सिखाती है। हमारे, आपके, हम सब के लाइफ में, मैं इससे पिछले वीडियो में भी चर्चा किया हूँ कि हम सब के जीवन में कहीं ना कहीं मुश्किलें आती रहती हैं। बहुत पैसा कमा रहे हैं तो भी, कम पैसा कमा रहे हैं तो भी, ये स्वभाव है जीवन का। जन्म है, जीवन मिला है, जन्म हुआ है तो दुख मिलेगा। किसी न किसी प्रकार से हमें हैंडल करना है। मुश्किलें आएंगी, जाएंगी, अच्छे दिन भी आएंगे और जाएंगे, और हमें इसमें बने रहना है। चर्चा कर रहे हैं आगे। एक बात और जो कहना चाह रहा था, हाँ, शायरी के बाद जो मैं कह रहा था कि एक चीज है लालच और दूसरा है झूठ। मनुष्य जो है कमाल का प्राणी है। कमाल का प्राणी इसलिए कह रहा हूं, इसको झूठ कह लीजिए या लालच हो गया लोभ, और झूठ को आप कह सकते हैं चालाकी। मैं इसको एक्चुअली लिख लिया था क्योंकि मैं भूल जाता हूं कभी कभी चीज़ों को, मेरे मन में सारी बातें आती रहती है। तो झूठ और लालच और चालाकी। मनुष्य कमाल का प्राणी इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो एक्सपोज करता है अपने आप को, दिखाता है कि मैं इतना बड़ा, इतना बड़ा विशाल मेरा व्यक्तित्व है, मैं इतने लोगों के सामने खड़ा हो सकता हूँ, इतने लोगों से डील करता हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ। मेरे जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं भी हैं, और देखते भी रहता हूँ और मैं मुस्कुराते भी रहता हूँ अंदर अंदर कि वाह, इस व्यक्ति को देख लो। सुनते रहता हूँ, बोलिए कम सुनिए अधिक, मजा आता है। जब सामने वाले को सुनेंगे ना तो आप उसको एनालाइज कर पाएंगे। नहीं, आप बस बोल रहे हैं ना, तो फिर आप उसको समझ नहीं पाएंगे। इसलिए आवश्यकता होती है कि हम बहुत कम बोले, बहुत कम, रेयर, बहुत जगह नहीं बोलेंगे, विवाद खत्म हो जाएगा। नहीं बोलना ही है, बोलना तब है जब आवश्यकता पड़ जाएगी, और जब चीजें ऐसी हो जाती है तो बिल्कुल बोलिए, जरूरी भी है। खैर, हमने कहा कि इस पॉइंट पे आते हैं कि झूठ और लालच। तो मनुष्य अपने आप को क्या करता है, एक्सपोज करता है कि मैं ऐसा। अभी जो स्थिति हुई है, चर्चा करूंगा, थोड़ा सा पटना में हूँ। पटना में 2 कोचिंग को लेकर के बहुत चर्चाएं चल रही है, ज्ञान बिंदु और जीएस करके जो खान सर का है। अब जो अभी तक मैं कुछ नहीं बोल रहा था क्योंकि मैं अभी कुछ एनालिसिस कर रहा था कि पता नहीं क्या सही है क्या गलत है, किसको आप सही कहेंगे। क्योंकि मैं राजनीति विज्ञान का छात्र हूं तो राजनीति को भी ध्यान में रखता हूं कि राजनीति क्या कराना चाहती है। हाँ, फैन ऑन कर देंगे ना। और क्या वास्तव में ऐसी समस्या है या नहीं है, इसको लेकर के मन में चलती रहती है। तो थोड़ा समय लगता है एनालाइज करने में, चीज़ों को समझने में। तो जब मैं चीज़ों को समझा हूँ, देखा हूँ, हो सकता है कि मेरे विचार गलत हो, जरूरी नहीं कि मैं सही बातें कह रहा हूँ। हो सकता है कि मैं गलत सोच रहा हूँ, लेकिन मैंने जो एनालाइज किया कि अत्यधिक पैसा कमाने की लालच और चालाकी, झूठ बोल करके अपने को प्रमोशन करने का काम जो भी व्यक्ति करेगा वो लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाएगा। किसी का नाम नहीं लूंगा, बस कोचिंग की बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। नाम इसीलिए नहीं लूंगा कि मैंने बता दिया कि विवाद चल रहा है, और इन विवादों के बीच में जो मैंने महसूस किया कि एक लालच और एक झूठ। हमें और पैसा कमाना है। पहली बात तो मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूं, हमने अरस्तु को पढ़ा है, और अरस्तु ने कहा कि इतना संपत्ति मत इकट्ठा कर लो कि उसे संभालने में फिर तुम्हारा जीवन कटने लगे। मान लीजिए कि
हमारे जीवन 10,000 रुपए में ठीक ठाक कट जा रहा है, मैं समझूंगा कि चलो 1 लाख कमा लेंगे, 2 लाख कमा लेंगे महीने का, 3 लाख कमा लेंगे। लेकिन अगर हम 40 लाख 50 लाख महीने का कमाने लगेंगे तो मेरे दिमाग में अब ये घूमने लगेगा कि इस पैसे को मैं सेट कहाँ करूं, कैसे रखूं। और अगर मैं घर में रख लिया 50 लाख रुपए तो मुझे ये भी टेंशन होगा कि रात में कोई उसे चोरी न कर। इसलिए अरस्तु कहा था, अरस्तु का कोटेशन है कि अत्यधिक संपत्ति इकट्ठा कर लेना ठीक वैसे ही है जैसे कि बहुत भारी हथौड़ा तैयार कर लेना। उस हथौड़े को उठाने में भी समस्या और पटकने में भी समस्या, पता चले कि हाथ पे ही आप मार दी। तो संपत्ति इतना होना चाहिए कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। मतलब संपत्ति हम, मैं नहीं ये नहीं कह रहा हूं कि संपत्ति इकट्ठा मत करिए, बिल्कुल करिए। आपका परिवार है, हमारा परिवार है, उसके बाद आने वाली पीढ़ियां इतना रहे कि ठीक है, लेकिन इतना नहीं करना है कि अब दूसरे को नुकसान पहुंचा के और मुझे खुद को एम्पायर कर लेना है कि मैं खुद को बहुत बड़ा एक्सपोजर बन जाऊं या फिर खुद को बहुत बड़ा धनवान बन जाऊं कि दूसरा व्यक्ति चुप हो जाए और मैं ही मैं रहूं। तो ये नुकसान करता है, बहुत लंबा नहीं चलता है। मुझे लगता है ये लालच बुरी बला, इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है लोभ पापस्य कारणम, लोभ जो है पाप का कारण हो जाता है, घड़ा भर जाता है। जब आप लोभ अधिक करेंगे कि मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए, तो जीवन सुखद नहीं रहेगा आपका। दूसरा पॉइंट, चालाकी, झूठ। मैं झूठ में कहूं कि मैंने यूपीएससी के मेंस दिए हैं, इंटरव्यू दिए हैं, आप प्रभावित हो जाएंगे, मुझे तो कहना ही है, तुरंत प्रभावित हो जाएंगे आप। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि नहीं, मैं 2 एग्जाम पास किया, मैंने 2 असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम पास किया हूं, तो मैं कहूंगा कि हाँ भाई मैंने 2 एग्जाम पास किए हैं, तीसरा नहीं निकाल पाया हूं। कारण अपने हो सकते हैं, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत है। मैं बाकी लोगों से भी आपसे आग्रह करूंगा कि हमें ऐसा ही होना चाहिए, मतलब जैसा हूं वैसा देखो। इसमें क्या है कि हमारे पे आप दाग नहीं लगा सकते। कल आप ये नहीं कहेंगे अरे सर आप तो ये बात कर रहे थे, लेकिन आपका डिटेल निकाला तो पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है। तो झूठ बोल करके हम बहुत दिनों तक आपको साथ बरगला नहीं सकते, धीरे धीरे हमारा पोल खुल ही जाएगा। हम कहेंगे अरे मैं तो कार से आता हूँ क्लास लेने, 1 दिन 2 दिन आप कोचिंग पहुंच जाएंगे, अरे सर का कार कहाँ है। एक दिन मैं कह दूंगा कि अरे यार कार खराब, दूसरे दिन आप कहेंगे कि सर कार नहीं लाया आप, मैं फंस जाऊंगा कि मैं कुछ बहाना बना सकता हूँ। तीसरे दिन पूछ देंगे, चौथे दिन पूछ देंगे। मतलब अगर मैंने आपसे ये बात कही तो 1 दिन 2 दिन झूठ बोल करके मैं काम चला लूंगा। अरे मैं अपने को थोड़ा दिखा दूंगा कि अरे मैं कार से आता हूं, तो आप समझेंगे अरे सर के पास पैसा है। तो ये 2 दिन 4 दिन के लिए ठीक है, लंबे टाइम के लिए नहीं। तो चालाकी इतना ही करिए जितना संभाल सके। चालाकी करेंगे धरे जाएंगे, एक ना एक दिन धरे जाएंगे, और धरे जाएंगे तो आपने जितना बड़ा अपना इमेज क्रिएट किया है कि मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूं, सब धराशायी हो जाएगा। इसीलिए मुझे लगता है एक शिक्षक होने के नाते जो महसूस किया हूं कि डाउन टू अर्थ, कभी ऐसा एक्सपोज करना ही नहीं कि मैं, मेरे पास कितने पैसे हैं, मैं कितना विद्वान हूं। ये हमारे व्यवहार से झलकता है कि हम कैसे हैं। तो आज जो कोचिंग की लड़ाइयाँ हो रही हैं उसमें मुझे लगता है 2 चीजें हैं। एक लालचीपन, लालच हो गया किसी व्यक्ति को कि मैं और पा जाऊं, और अधिक पैसा मुझे मिल जाए, मैं करोड़ों का बिजनेस तो खड़ा कर ही लिया हूं, कल मैं ये भी करा सकता हूं। और दूसरा झूठ, झूठ बोलेंगे तो आज आप वीडियो डिलीट कर रहे हैं, कल आप कुछ और डिलीट करेंगे, कल आपको कोई भागना ना पड़ जाए, ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि आप झूठ बोल करके लोगों को बरगलाएं। तो यह नुकसान है हमारे और आपके जीवन में। मैं यही कहूंगा कि अपने को एकदम डाउन टू अर्थ रखिए। अगर 10 रुपए पॉकेट में है तो लोगों को बताइए कि भैया 5 ही रुपए है हमारे पास, और आप बहुत बड़े पोजीशन पे हैं, जिस व्यक्ति के साथ उतरिए कहिए मैं भी यही कर रहा हूं। आप जब किसी के दिल में छा जाएंगे ना तो लंबे टाइम तक बने रहेंगे। लेकिन झूठ और चालाकी से अगर आप आ गए तो हो सकता है कि 10 दिन उसके मन में अगाध स्नेह हो जाए आपके लिए कि भाई आप तो परमात्मा हो, लेकिन 10 दिन बाद वही व्यक्ति आपको गाली देना शुरू कर देगा। तो ऐसी स्थिति ना आए, हम जैसा रहे। और किस चीज के लिए मर जाएंगे आप, 30-35 साल उम्र हो गई या फिर 20-25 साल जो भी हो गई, आप जिस भी एज में होंगे 40 साल और जिएंगे, 60-65 खत्म, एक्सपायरी डेट। उसके बाद 10-5 साल चल गए तो ठीक है, बीमारी लग जाएगी, खत्म। किस लिए कर रहे हैं, हाय हाय कितना पैसा कमाएंगे। तो
कोचिंग संस्थापकों से भी आग्रह है कि झूठ मूठ की खबरें से बच्चों को ना बुलाए कि हमने ऐसा तोड़ दिया, अभी आप ज्यादा पैसा कमा लेंगे, लेकिन भंडा जिस दिन फूटेगा कोचिंग पे पत्थर और गिट्टियां चलेगी। खैर, मुद्दे से नहीं दूर जाना है, आते हैं अपन अपने टॉपिक पे। चर्चा करेंगे आज हम संविधान की प्रस्तावना पे। शायरी पढ़ते रहिए, कविताएं पढ़ते रहिए, कहानियां पढ़ते रहिए, एक अच्छा इंसान बनिए। एक अच्छे इंसान की आवश्यकता है इस देश को, जो सही के साथ खड़ा हो सके, जो गलत का विरोध कर सके। ऐसे लोगों की आवश्यकता है इस देश को। महाभारत का प्रसंग हुआ था, भीष्म पितामह बैठे थे सभा में और द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, भीष्म पितामह चुप रहे। यही कारण है कि उनको कांटों की सैया मिली थी। तो हमें गलत का विरोध करने आना चाहिए। मैं भीष्म पितामह के प्रति पता नहीं, मैं शास्त्रों का उतना अध्ययन नहीं किया हूं, लेकिन मुझे यह बात बार बार ग्लानि देती है कि भीष्म पितामह जैसे लोग बैठे थे और उनकी कुल वधू का जो है, उनकी घर के वधू का चीरहरण किया जा रहा था और चुपचाप कह रहे थे कि नहीं नहीं, मैं तो राजपद का सम्मान करता हूं। तो ऐसे सम्मान को धिक्कार है। अगर आपके सामने आपके देश की बत्तियां उड़ेली जा रही है, अगर आपके देश के लिए कुछ बुरा किया जा रहा है और आप चुप हैं, तो फिर आपके ऊपर लानत है। तो मुझे वो भीष्म का प्रसंग बार बार याद आता है, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि जो भी हूं, जितना भी हूं, जैसे भी हूं, अपने देश का सम्मान करूं, अपने देश के सम्मान के लिए खड़ा रहूं और गलत का विरोध कर सकूं और सही के साथ खड़ा हो सकूं। मैं आपसे भी यही उम्मीद करता हूं और मुझे लगता है सच्ची देशभक्ति यही है। पैसा पा जाऊंगा, करोड़ों करोड़ रुपए पा जाऊंगा, मानसिक शांति बिगड़ जाएगी अगर मैं सत्य का साथ नहीं रहा तो। नहीं, गलत रास्ते पकड़ूंगा, पैसा खूब कमा लूंगा, खूब सारी ऐशो ऐयासी हो जाएंगी, लेकिन मानसिक शांति नहीं मिलने वाली। चलिए पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। उद्देश्य का कोई तो हम चर्चा कर भी चुके हैं। प्रस्तावना जिसको हम कहते हैं, पॉइंट आइए 13 दिसंबर 1946। कल की क्लास में देखिए, मैं स्टोरी बहुत सुनाता हूं। कल की क्लास में मैंने आपको कहानी सुनाया, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। ये सारी कहानियां इसीलिए है क्योंकि आपके मन में कंसेप्ट सेटअप हो जाए। आप अभी तक फैक्ट याद करते आ रहे हैं। मैं किसी शिक्षक के बारे में नहीं कह रहा हूं, बस आपको बता रहा हूं कि कंसेप्ट के साथ अगर आप फैक्ट को याद करेंगे ना, तो वो एकदम क्या कहेंगे उसको, लॉन्ग टाइम के लिए, मल्टी टैलेंटेड में कह रहा हूं, वो लॉन्ग टाइम के लिए आपके मस्तिष्क में सेटअप हो जाएगा कि विश्व में ये हो रहा था, भारत में ऐसा हो रहा था। और जब कभी आपको बोलने का मौका मिलेगा तो आप 10 मिनट 15 मिनट बोल सकते हैं कि उस विषय पर क्या चल रहा है। तो कहने का मतलब है कि डाटा तो याद करिए क्योंकि वो एग्जाम में महत्वपूर्ण है। हमें पीछे की कहानी भी मालूम होना चाहिए क्योंकि इंटरव्यू में हमसे यही पूछा जाए, डाटा के साथ साथ उसकी बैक स्टोरी क्या है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि आपको अधिक से अधिक स्टोरी जो उस समय की घटनाएं हैं उससे रिलेट करने का प्रयास करूं। मेरे पढ़ाने का भी ये स्टाइल है, जो भी पढ़ाने का प्रयास करता हूं कोशिश करता हूं कि कहीं से कोई स्टोरी उसमें ऐड कर दूं और फिर उस चीज को दिखाऊं आपको। और अभी तो संविधान निर्माण की कहानी चल रही है, इसीलिए स्टोरियां ज्यादा है। जब इसके हम फैक्ट पे आएंगे तो फैक्ट ही चलेगा, बहुत स्टोरी नहीं आएंगी। चलिए, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा स्वीकृत हो जाता है। अमेरिका का संविधान नेहरू देखते हैं, उनको लगता है कि यह तो बढ़िया चीज है यार, हमारे देश के संविधान में भी ऐसा होना चाहिए। तो उन्होंने एक लेकर के आ गए कि भैया इसको भी पास कराओ। उद्देश्य प्रस्ताव मतलब प्रस्तावना, एकदम से क्लियर रहिए। प्रस्तावना, उद्देश्य प्रस्ताव को संशोधित कर संविधान की प्रस्तावना, देखिए प्रियम्बल बनाई गई। मैं इसको पढ़ा नहीं हूं, बस एक नजर देख लिया हूं, हो सकता है कहीं कुछ मिस्टेक हो तो अभी देखते जा रहे हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976, समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। इस तीनों को थोड़ा समझ लेते हैं। ये बात कब की है? 1976 की। 1976 में प्रधानमंत्री कौन? इंदिरा जी। इंदिरा जी नो डाउट अच्छी प्रधानमंत्री रही हैं। उनका सबसे बस बैकग्राउंड खराब तब होता है जब देश में आपातकाल लागू कर देती है। देखिए, किसी भी व्यक्ति को, भारत के लोगों की एक समस्या है कि वो सत्ता देते हैं तो फिर दे देते हैं, दिल दे देते हैं। समझ लीजिए, एक बार लो, 2 बार लो, कितनी बार दिल जीतोगे आप? वही स्थिति। इंदिरा जी ने जब 1 बार जीता, 2 बार जीता तो लोगों ने कहा कि नहीं लो। और जब किसी व्यक्ति को जो कुर्सी पे बैठा है, चाहे मैं ही क्यों ना बैठ जाऊं,
अगर आप हमेशा के लिए बनाना शुरू कर देंगे तो फिर मैं मनमानी करने लगूंगा। ये नेचर है, ये इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो व्यक्ति अच्छा है खराब है। जो भी सरकार को आप 1 से 2 टर्म से 1 टर्म से अधिक दिए वो मनमानी शुरू कर देगा। 1 टर्म में आप उतार दीजिए ना, फिर दूसरी बार जो पाएगा तो फिर अच्छा काम करेगा। राजस्थान गवर्नमेंट बहुत सेटअप में काम कर दी, क्योंकि प्रत्येक 5 साल बाद चेंज हो जाना है, उसको काम करना है अच्छा, क्योंकि अगले साल फिर आना है, लेकिन आती ही नहीं है। राजस्थान के लोगों की उपलब्धि है यह, मतलब वहां पे लोगों की जो सोच है, मैं उसको प्रणाम करता हूं कि बस ऐसे सोच मेरी भारत की कब होगी भाई। यहां तो एक बार दे दिए तो भाई बने रहो बने रहो। इंदिरा जी को भी बने रहो के नारे में डाल दिया गया। इंदिरा जी ने सारा सेटअप का यूज किया और उन्होंने आपातकाल लागू किया था, 1975 की बात है, और बिना किसी वजह से बस उनका विरोध हो रहा था। जैसे अब अभी का छोड़ दीजिए, सिनेरियो नहीं आएंगे। 76 की बात है, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर दिया गया था। प्रेशर क्रिएट करने वाले लोग कौन थे? चंद्रशेखर, जिसे हम युवा तुर्क भी कहते हैं। चंद्रशेखर को नमस्कार है। चंद्रशेखर जैसे लोग राजनीति में आए तो मजा है। मैं कहता हूं कि आप अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, आपको राजनीति में आना चाहिए, नहीं तो मूर्ख मुख्यमंत्री मिलेंगे और मूर्ख प्रधानमंत्री मिलेंगे और उसी से शासित होना पड़ेगा आपको। अरस्तु ने कहा है कि या तो आपका जन्म शोषित होने के लिए हुआ है, शासन करने के लिए हुआ है, या शासित होने के लिए हुआ है। मतलब या तो आप शासक बनेंगे या तो आप प्रजा बन जाएंगे। तो कोशिश करिए कि अगर आपके अंदर विद्वता है तो आप आइए, राजनीति के सेटअप में खड़ा होइए और खुद को प्रस्तुत करिए और कुछ अच्छा करिए अपने देश के लिए। तो मैं कह रहा था, युवा तुर्क ने क्या किया था? गांधी पर प्रेशर क्रिएट कर दिया था। युवा तुर्क इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहे हैं चंद्रशेखर, और उस समय में और भी बहुत सारे नेता जो छात्र संघ से चुनकर आए थे। छात्र संघ लगभग हमारे देश की बड़ी दुर्दशा हो रही है कि छात्र संघों को बंद किया जा रहा है। कहने का उत्तर बस ये है, सरकार कहती है कि इससे माल जान की हानि होती है, विद्यार्थी मारे जाते हैं। अरे आप व्यवस्था ठीक करिए ना। अगर उससे लोग चुन करके आएंगे तो एक बेहतर नेता बनेंगे। ये जो लल्लू पच्चू टाइप के हमारे बॉलीवुड के तमाम सारे खिलाड़ी उतर जाते हैं और राजनीति में, उनको राजनीति का र नहीं आता है, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, कभी समोसे का साइज तो कभी 99 रुपए का डॉलर, कभी जीडीपी को लेकर के बयान। मतलब मैं नाम लूं तो मुझे दुख होता है कि यार कैसे कैसे लोग आ गए हैं राजनीति में। मतलब इनको कुछ नहीं आता है राजनीति का। राजनीति का उद्देश्य है हमारे देश के लोगों का भला होना। युवा तुर्क और उस समय के तमाम सारे जो नेता थे, और खास करके जेपी हमारे जयप्रकाश नारायण, ऐसे लोगों ने इंदिरा गांधी के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर दिया था, क्योंकि इंदिरा गांधी का जो सोच था उस समय कुछ डिफरेंट टाइप के थे। हमारा देश समाजवादी था। जब हमने आजादी किया, आजादी को प्राप्त किया, समाजवादी को मैं एक बार फिर से समझा दूं, एक तरफ है पूंजीवाद, एक तरफ है साम्यवाद, और एक तरफ है बीच में समाजवाद। पूंजीवाद मतलब उत्पादन के साधन और वितरण पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। साम्यवाद में उत्पादन के साधन और वितरण पर सरकार का पूरा नियंत्रण है। समाजवाद कहता है कि दोनों मिलकर चलेंगे, मिलकर काम करेंगे। मतलब निजी व्यक्ति भी और सरकार भी, दोनों के द्वारा जो है शासन चलाया जाएगा। ये आपको हो गया क्या? समाजवाद। तो इस समाजवाद शब्द, बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्या है? समाजवादी स्वरूप का है। एसबीआई आपकी जो बैंक है वो भारत सरकार की बैंक है। इससे पहले भारत सरकार की बैंकों की संख्या देखिएगा 1969 में चेंज हो गया। मतलब बहुत सारी चीजों का राष्ट्रीयकरण किया गया। प्रयास ये हो रहा था, अभी की सरकार तो बेच रही है सब चीजों को। अभी की सरकार, अभी की मतलब पिछले 10-25 सालों में मैं देख रहा हूं कि यही खबर आती है कि फलाना चीज को बेचा गया, फलाना चीज को बेचा गया, जबकि आवश्यकता है उसको राष्ट्रीयकरण करने की। तो समाजवादी जो व्यवस्था है उसको 76 में ही डाला गया। ये अच्छी है। इंदिरा गांधी की प्रशंसा हो सकती है इसके लिए, नो डाउट। जहां प्रशंसा हो प्रशंसा करूंगा, जहां आलोचना हो आलोचना करूंगा। किसी पार्टी का भक्त नहीं हूं, देशभक्त हूं। ये मेरा मानना है। मुझे देशभक्ति करनी है, पार्टी भक्ति नहीं। जो पार्टी भक्त होगा वो देशभक्त नहीं होगा, और जो देशभक्त होगा वो पार्टी भक्त नहीं होगा। इस बात को नोट कर लीजिए। आप अपने को टटोलिए कि आप देशभक्त हैं या पार्टी भक्त हैं। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता क्या है? पहले यहां पे धर्म था, धर्म की जगह पे पंथ आ गया। देखिए भारत है, तमाम सारे बाबा बीच बीच में पैदा होते रहते हैं। अब कौन से बाबा? वो एक तो जो कहते थे काला पर्स रखोगे तो पैसा तुम्हारा बढ़ेगा, रसगुल्ला खिला दो उसको। ऐसे तमाम सारे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। एक राम रहीम,
और पता नहीं कौन कौन से बाबा बीच बीच में पैदा होते रहते हैं। अभी 5-10 सालों में आप नोटिस करेंगे ऐसे तमाम सारे बाबा पैदा होते हैं। और भारत में शिक्षा की जो दुर्दशा है, इस कारण से ऐसे तमाम सारे लोग उसके फॉलोअर्स हो जाते हैं। और ये फॉलोअर्स नहीं, ऐसे फॉलोअर्स हैं जो आंख बंद कर लेते हैं कि बाबा जी ने जो किया सब ठीक है, बाबा जी ने रेप भी कर दिया कोई दिक्कत नहीं, वो तो प्रसाद है। मतलब क्या यार, क्या मतलब है? इतनी इतनी मैच्योरिटी नहीं है आपके अंदर कि हमारा धर्म से हमारा कनेक्शन डायरेक्ट होता है। और बीच में अगर कोई हमें सही स्वोपदेश करता है तो वो साधु संत सब महात्मा करते हैं, जिसको स्वार्थ नहीं होता है, जो खूब एसी में रह रहा है, खूब बढ़िया जिंदगी जी रहा है, कार में घूम रहा है। कहां का बाबा, कैसा बाबा? रमता जोगी और बहता पानी, बस भरोसा इसी पे करिए, जो पानी चल रहा है वही पानी पवित्र है। और जो साधु रमता है, घूमते रहता है, वो स्थिर नहीं है। अगर घर बना लिया तो साधु है ही नहीं कहीं से। वो अब आडंबर कह लीजिए उसको, कि उसके अंदर आडंबर कलयुग काल चल रहा है, तमाम सारे सुख भोग साधु संत कर रहे हैं, वो उसी का वैसे ही साधु है। और वो साधु नहीं है, साधु सच्चा वही होगा जो घूम रहा है, टहल रहा है, जो घूम घूम कर लोगों को उपदेश कर रहा है, जिसको बदले में कुछ नहीं चाहिए, वो साधु है। तो भारत में जो मामला है पंथ निरपेक्ष का, ऐसे तमाम सारे बाबा पैदा होते हैं और पंथ बना लेते हैं कि ये मेरा पंथ है, धर्म नहीं है, पंथ है हमारा, अब इसमें चलो। तो भारत सरकार को समस्या होती है कि धर्म किसको बोलते हैं? एक सनातन धर्म है। ईसाई, हालांकि ईसाई और ईसाई इस्लाम को पंथ ही माना जाता है, कहीं कहीं पे धर्म की बात की गई है। कुछ लोग तो कहते हैं कि इस्लाम धर्म ही नहीं है, बस वो जीने का एक सलीका है। खैर, मैं उसमें नहीं पढ़ूंगा कि क्या है। सनातन के बारे में भी कहा जाता है। पंथ कहने का मतलब इसलिए हो जाता है, पंथ निरपेक्ष इसलिए किया गया कि धर्म एक बड़ा पॉइंट है। हम सनातन को मानते हैं, हम शैव हैं, हम शिव की पूजा करते हैं। कोई कहेगा कि मैं वैष्णव हूं, मैं विष्णु की पूजा करता हूं। कोई कहेगा मैं शक्ति की पूजा करता हूं, देवियों की पूजा करता हूं। अब आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? है तो सनातन की पार्टी, लेकिन हमने एक नया व्यवस्था बना दिया, हमने एक नई चीजें ला दी, पंथ बन जाएगा। पंथ मतलब इसका छोटा प्रारूप। ये मान लीजिए सनातन है तो इसमें एक व्यवस्था, दो व्यवस्था, कई सारे लोग आएंगे, हो सकता है अपना पंथ बना ले। पंथ मतलब उनके विचार के पीछे लोग, और भारत के लोग तो पागल हो ही जाते हैं। बस गलत नहीं दिखाया गया है उस फिल्म में, क्या नाम था, पीके, कि एक पत्थर रख दो, उस पर सिंदूर लगा दो, लोग पैसा फेंकना शुरू कर देते हैं। हमारे पास हमारी समझ धर्म को लेकर इतनी कम हो गई है कि अब जस्ट तस हम जो देख रहे हैं वो अंधविश्वास हमारे मन में छाते जा रहा है। तो पंथ निरपेक्ष शब्द इसीलिए डाले गए थे क्योंकि धर्म एक बड़ा पॉइंट हो जाता था, छोटे छोटे पंथ बन जा रहे थे और पंथ अपनी काम करने लगते थे। तीसरा, अखंडता। हमारे देश का विभाजन नहीं होना चाहिए किसी भी मुद्दे से। कहीं से भी मैं सहमत नहीं हूं कि हमारे देश को आप खंडित करेंगे। भारत और पाकिस्तान जो बंटवारा हुआ, बांग्लादेश जो है, ये सब हमारा हिस्सा है। मैं प्रयास करूंगा कि ये हमारा हिस्सा फिर से हमें वापस मिल जाए, क्योंकि हम अखंड भारत चाहते हैं, हम खंडित भारत नहीं चाहते हैं। और यहां जो अखंडता की बात की गई है कि आप भारत को तोड़ नहीं सकते हैं। जैसे एक डिमांड शुरू हो गई थी, दक्षिण के राज्यों ने कहा हमें भारत से अलग कर दो, मैं द्रविड़स्थान बनाऊंगा। हिंदुस्तान तो है, मैं द्रविड़स्थान बनाऊंगा। कल असम के लोग या फिर उत्तर पूर्वी राज्यों के लोग कहे कि मैं नागालैंड को अलग देश बना लूंगा, या फिर उस पार्ट को काट के मैं अलग देश बना लूंगा, तो यह संभव नहीं है। अखंडता मतलब खंडित कहीं से भारत नहीं हो सकता। मुझे बहुत गौरव होता है अपने संविधान को पढ़ करके, इस संविधान में ऐसी व्यवस्था बना दी गई है कि अगर अच्छे लोग, जैसे भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है कि संविधान तो अच्छा बन गया है, अगर अच्छे लोग नहीं आएंगे चलाने के लिए संविधान, तो कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए मैं कहता हूं राजनीति उतनी गंदी नहीं है जितनी गंदी हम लोगों ने कह के बना दिया है। अगर मौका मिले तो आइए और उसका प्लेटफॉर्म का यूज करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इस पार्टी को ज्वाइन कर लीजिए, आप सोचिए आपका विचार क्या कह रहा है और उसके बेस में, आधार में क्या होना चाहिए? देशभक्ति। हमें अपने देश के लिए काम करना है। हमारे काम से अगर एक व्यक्ति को फायदा मिल जा रहा है तो मैं समझता हूं सफल हैं हम। तो इन तीन शब्दों को कब जोड़ा गया? 76 में। प्रधानमंत्री कौन? इंदिरा गांधी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया। ओके। प्रस्तावना सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करती है। हमने चर्चा किया है 3 प्रकार की न्याय की बात। प्रस्तावना संविधान की व्याख्या में सहायक है। प्रस्तावना, आप पूरा संविधान मत पढ़िए, प्रस्तावना को पढ़िए, एक एक शब्द को पढ़िए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि संविधान आपको क्या दे रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं। आह्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने प्रस्तावना को हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है, ऐसा कहा है। मैं हर एक पॉइंट्स को नहीं ले आया हूं कि आप एकदम पढ़ लीजिए और एकदम से याद कर लीजिए और बस इतने ही आएगा।
मैं आपको एक समझ विकसित कर रहा हूं। मैं बार बार इस बात को कह देता हूं क्योंकि आप मेरे भरोसे मत रहिएगा कि नहीं नहीं सर ने कह दिया और हो गया। बिल्कुल नहीं, किसी के भरोसे मत रहिए। आपका मित्र केवल आप ही हैं। किताबें पढ़िए, कंसेप्ट हम दे सकते हैं, किताब की समझ आपको खुद उठानी है। किताबें पढ़िए, जिस भी किताब को पढ़ेंगे, चाहे लक्ष्मीकांत हो चाहे SM सईद हो, आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आपका कंसेप्ट, अगर आप राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो। नहीं, अगर फैक्ट्स याद करना है तो बहुत सारी किताबें हैं, फैक्ट्स याद करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। पूछा जाता है कि प्रस्तावना को लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली, ये जन्म कुंडली किसने कहा है? मतलब जन्म कुंडली, मतलब जन्म कुंडली अगर किसी व्यक्ति का देख लिया जाता है तो उसके बारे में सारी बात कह दी जाती है कि यह व्यक्ति ऐसा होगा, इसके स्वभाव ऐसे होंगे। बुद्ध का जब जन्म हुआ था तो उसके पिता ने प्रसिद्ध ज्योतिष के पास गए कि कहे कि क्या करेगा। ज्योतिष की जितनी समझ थी, उन्होंने कहा कि या तो यह बहुत बड़ा सन्यासी बन जाएगा या बहुत प्रतापी राजा बनेगा। शुरुआत से ही उनके दिमाग में, उनके पिता के दिमाग में ये सेट हो गया था कि भाई ये तो सन्यासी बन सकता है। 16 वर्ष में शादी करा दी यशोधरा से, बाल बच्चे सब कुछ हो गए, एकदम परिवार टनाटन। 29 साल की अवस्था में भाई साहब को ज्ञान हुआ कि यार, जब उन्होंने देखा कि 4 चीजों को देखा था, एक बूढ़े व्यक्ति को, एक मृत व्यक्ति को, ऐसे करके 4 चीजें हैं, उसको देखिएगा, कमेंट में बताइएगा। तो उसके बाद से उनको लगा कि यार जीवन का तो यही हो जाना है, क्यों ना फिर चले, और वो यशोधरा को रात में सोते हुए छोड़ करके निकल जाते हैं। सही के गलत के मैं उस मुद्दे पर नहीं आता हूं, मैं बस आपको ये बता रहा हूं कि उनकी भी जन्म कुंडली देखी गई थी और हमारे प्रस्तावना की भी जन्म कुंडली किसने कहा है? मुंशी जी ने कहा है। ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, मुंशी मतलब जन्म कुंडली। चलिए, मुंशी जी मतलब जन्म कुंडली देख रहे हैं मुंशी जी, हालांकि पंडित जी देखते हैं, यहाँ मुंशी जी याद कर लेंगे कि प्रस्तावना को कौन देख रहे हैं? जन्म कुंडली मुंशी जी। याद करिए, ट्रिक बनाइए, कैसे याद करेंगे, और खुद का ट्रिक बनाइए। मेरे ट्रिक के पीछे मत भागिए, किसी शिक्षक के ट्रिक के पीछे मत भागिए। खुद को बिल्डअप करिए, खुद को बड़ा बनाइए और खुद से सोचिए, क्योंकि आप बेहतरीन हैं, इसमें कोई शक और संदेह नहीं है। मैं बताया हूं कि जो आपको जैसा आंक रहा है उसकी उतनी समझ है, इसलिए अपने आप को बेहतरीन आंकिए कि आप बेहतर करेंगे, बेहतर कर जाएंगे। जो जैसा सोचेंगे वैसा ही होएगा। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। केशवानंद भारतीवाद 1973 प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया। बहुत समय तक इसको लेकर विवाद भी चलता रहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, नहीं है। फाइनली 73 में हो गया कि हाँ है। नेक्स्ट पॉइंट, बेरुवारीवाद 1960 प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया था। गोलकनाथवाद में 67 में प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा कहा गया था। बम्बईवाद 94 में प्रस्तावना संविधान का भाग है, पंचनिरपेक्षता संविधान की मूल विशेषता है। ये सारे पॉइंट्स हैं, पूछ दिया जाता है कि कौन से वाद में जो है संविधान का भाग नहीं माना गया था। बेरुवारी में संविधान का भाग नहीं माना गया था 1960 में, जो कि 73 में जाकर क्लियर हो जाता है कि जो है सो संविधान का भाग है। नेक्स्ट है, प्रस्तावना की प्रकृति न्याय योग्य है, हाँ, नॉन जस्टिफिएबल नहीं है। प्रस्तावना विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। प्रस्तावना हमारे से क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने प्रकार के न्याय? 3 प्रकार के न्याय। कितने प्रकार की स्वतंत्रता? 5 प्रकार की स्वतंत्रता। तो एकदम से ये सब याद कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट चलना है, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता। पूछा जाएगा कितने प्रकार की क्षमता? प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता, 2 प्रकार की क्षमता की बात करता है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा कहा जाता है, ठीक। अच्छा, ये आ गया। BR अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा या हृदय कहा है। क्वेश्चन, प्रस्तावना संविधान का आत्मा है, ठीक, लेकिन क्वेश्चन अगर यह पूछ दिया जाए कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने संविधान का आत्मा कहा है, तो भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है, क्योंकि वहां से हमारे सबसे हमारे जो 5 रिट प्रदान किया गया है वो हमारे लिए बहुत सुविधा उपयोगी है। अगर हमारे मौलिक अधिकार का हनन हुआ, तुरंत गाड़ी में बैठिए, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाइए कि भैया देखिए हमारा मौलिक अधिकार का हनन हो गया, समाधान किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट के मुंशी जी, फिर मुंशी जी को याद करिए। मुंशी जी ने क्या कहा था? जन्म पत्रिका बोली थी, किसको? प्रस्तावना को। प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म पत्रिका, ये फिर से आ गया। सुभाष कश्यप जी, जिनका हाल फिलहाल निधन हो गया है, संविधान शरीर है, प्रस्तावना उसकी आत्मा है। BR अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा, यहाँ ये याद रख लीजिएगा। इन्होंने आत्मा कहा है संवैधानिक उपचारों को, और जो प्रस्तावना है उसको पवित्र दस्तावेज कहा है। क्लियर? एकदम से याद करिए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट पॉइंट, शासन प्रणाली। चलिए, शासन के कैसे प्रकार होते हैं? राजतंत्र होते हैं। थोड़ा सा ये संविधान से थोड़ा अलग है, लेकिन समझ आना चाहिए। राजतंत्र, कुलीन तंत्र, तानाशाही, प्रजातंत्र। मैंने एक क्लास में बताया था डेमोक्रेसी और रिपब्लिक।
दोनों में क्या डिफरेंस है, कमेंट्स करके बताइएगा। हालांकि मैं बता दे रहा हूं, डेमोक्रेसी मतलब जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए, एक परिभाषा हमने याद कर लिया है। लेकिन गणतंत्र पूछ दे तो गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र मतलब होता है कि आपके देश के सर्वोच्च व्यक्ति का चुनाव किसी परिवार, किसी वंश, किसी समाज से तो नहीं है ना, निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, कोई व्यक्ति बन सकता है, वह गणतंत्र है। इसलिए भारत डेमोक्रेसी के साथ साथ रिपब्लिक भी है। ब्रिटेन ऐसे में रिपब्लिक नहीं है, केवल डेमोक्रेटिक है। तो राजतंत्र सत्ता एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है, आप जानते हैं, राजा का बेटा राजा। नेक्स्ट, इसको मोनार्कियल सिस्टम बोला जाता है, मोनार्कियल। कुलीन तंत्र, एरिस्टोक्रेसी सत्ता कुछ लोगों के हाथ में होता है, जब सत्ता कुछ लोगों के हाथ में होता है तो उसको बोलते हैं कुलीन तंत्र। नेक्स्ट, तानाशाही डिक्टेटरशिप, जो हिटलर हुआ था, मतलब मैं जो चाहता हूं वही होगा। सबसे खराब कंडीशन मुझे यही लगता है, तानाशाही। और यह एक व्यक्ति पूरे देश को क्या कहें, जला सकता है, उलझा सकता है। लोकतंत्र को मूर्खों का शासन भी कहा गया है। तो यहाँ पे एक व्यक्ति निरंकुश शासन के बल से सत्ता प्राप्त कर लेता है और फिर वो सब कुछ कर देता है, क्रियाकलाप। और जब आप लोकतांत्रिक सरकार की बात कर रहे थे कुछ देर में पहले बताया कि भारत के लोगों के पास यही समस्या है कि वो कहता है कि दिल हमारा जीतते जाओ तुम, बार बार एक ही व्यक्ति को जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाएंगे तो वो आपका भरता बना के रख देगा, आपके देश का, आपके राज्यों का, क्योंकि आप सत्ता परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। और उसके अंदर धीरे धीरे ये बात स्वाभाविक रूप से इंटर कर जाती है कि मैं ही, अहम ब्रह्मास्मि, वैसा फीलिंग आने लगता है उनको। और वह जो है अपने तमाम सारे जो जनता जिसने उसको कुर्सी पे बैठाया है उसी को भस्म करने लगते हैं। तो प्रजातंत्र सत्ता का अंतिम स्रोत जनता है। देखने, सुनने, समझने में डेमोक्रेसी इतना बढ़िया लगता है कि लगता है वाह, डेमोक्रेसी से बेहतर कुछ है ही नहीं। लेकिन अरस्तु ने, प्लेटो ने डेमोक्रेसी की भर भर की आलोचना की है, ये सबसे मूर्खों का शासन है। और आप देख लीजिए डेमोक्रेसी, अभी दुनिया के देशों में डेमोक्रेसी चल रहा है। दुनिया के देशों में डेमोक्रेसी का इतना विस्तार हुआ है कि पूछिए मत। और देखिए आप उलट पलट के, अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बना? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप मानसिक रूप से अस्वस्थ है, मैं बता दे रहा हूं। कभी युद्ध करने लगते हैं, कभी युद्ध से भाग जाते हैं, कभी मोदी जी की प्रशंसा करने लगते हैं, कभी मोदी जी की आलोचना करने लगते हैं। मतलब समझ में ही नहीं आता यार, कैसा कैसा व्यक्ति लोकतंत्र में आ जाता है और चुन करके और फिर वो राष्ट्र को चलाने लगता है। अमेरिका एक बढ़िया राष्ट्र माना जाता है। बढ़िया राष्ट्र कहने का मतलब इकोनॉमिक रूप से, और नागरिकता की बात करेंगे या मौलिक बात करेंगे तो मैं अमेरिका के कभी पक्ष में खड़ा नहीं होता हूं, क्योंकि बम बनाने वाले देश का मैं कभी समर्थन करता ही नहीं हूं। रही बात, तो मैं कहा कि देख लीजिए डेमोक्रेसी ने कैसे लोगों को पैदा किया है, जो डोनाल्ड ट्रंप आए। डोनाल्ड ट्रंप मतलब, एक बार और मैं थोड़ा सा ले चलता हूं आपको, 51 और 49, मतलब 100 लोग हैं, 100 लोग में 51 लोग एक पक्ष में और 49 लोग एक पक्ष में, जीत हो जाएगी 51 की। अगर ये गलत भी बोल रहा है तो मानना पड़ेगा। यही हाल, इसलिए मूर्खों का शासन कहा गया है कि गलत व्यक्ति गलत बात बोल करके, हो सकता है हुल्लड़बाजी में हम समर्थन भी कर दे कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बाद में पश्चाताप करनी पड़ेगी। आप दुनिया के देशों को उलट पलट कर देख लीजिए, जहां जहां पे लोकतंत्र है और लोकतंत्र ने ऐसे व्यक्तियों को चुना है, वो भस्मासुर हो जाता है। जिसके माथे पे हाथ रखेगा भस्म कर देगा। आप उसके खिलाफ बोलेंगे, भस्म हो जाएंगे। अभी वर्तमान स्थिति में अपने देश की स्थिति क्या है, विचार करिएगा। अपने देश में भी ऐसे ऐसे भस्मासुर पैदा होते रहते हैं, क्योंकि लोकतंत्र मूर्खों का शासन है। हम नेताओं की क्वालिफिकेशन नहीं चेक करते कि वह कितना पढ़ा लिखा है, हम यह देखते हैं कि वो अच्छा बोल रहा है, बहुत अच्छा। इस देश में बोलने से, डेमोक्रेसी में बोलने से आप आगे बढ़ जाएंगे। बस आपको कलाकारी आनी चाहिए, बहुत अच्छा मास्टर भी बन जाएंगे और बहुत अच्छे नेता भी बन जाएंगे। भले विद्वता आपकी जीरो हो, भले समाज के लिए आप सोच जीरो रहे हो, तो डेमोक्रेसी का मूर्खों का शासन कहा जाता है। इसीलिए नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं, प्रजातंत्र। ये आ गया लोकतंत्र आपका, इसको प्रजातंत्र भी बोलते हैं, लोकतंत्र भी बोलते हैं। प्रजा मतलब जनता, प्रजा का तंत्र, तो हो गया प्रजातंत्र। जनता में संप्रभुता निहित होती है। बहुत कॉन्सेप्ट तो इतना बढ़िया है ना डेमोक्रेसी का कि दिल बाग बाग कर जाता है कि वाह, इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट कैसे आया। प्रमुख रूप संघात्मक, फेडरल, एकात्मक। ये संघात्मक और एकात्मक क्या है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। फेडरल और यूनिटेरी। संघात्मक कहने का मतलब, जैसे कि यह अपना भारत है, भारत के अंदर कई सारे राज्य हैं, तो संपूर्ण भारत का शासन यहां से चल रहा है। ये है दिल्ली प्रदेश, ओके। और दिल्ली, ये अपना बिहार है, ये अपना उत्तर प्रदेश है, ये फिर कोई राज्य है। तो दिल्ली भी है, ये राज्य भी है, इसके अपने अधिकार भी हैं, इसके भी अपने अधिकार हैं, इसकी अपनी शक्ति, इसकी भी अपनी शक्ति है।
एकदम से सब कुछ को पार्टिसिपेट कर दिया गया, अलग पार्टिसिपेट मतलब डिवाइडेड है अलग अलग चीजों में, जैसे कि उनकी शक्तियां अलग है। जैसे कि नागरिकता के संबंध में कानून कौन बनाएगा? संसद। मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोलेगा। कल देश से किसी देश का युद्ध हो गया, मुख्यमंत्री का पावर जीरो, बस वो मुख्य दर्शक होकर देखेगा चश्मा लगा के बढ़िया सा, कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, क्योंकि उसका कोई महत्व नहीं है युद्ध में। वहां पे कौन एक्टिवेट हो जाता है? अपना प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, केंद्र सरकार पूरी पूरी एक्टिवेट हो जाती है। तो ऐसे में ये उसका काम है, जिसका जो काम है वो करेगा। संघात्मक मतलब कि वो डिवाइडेड कर दे रहा है सारी चीजों को और शक्तियों को। शक्तियां भी फेडरल कहने का मतलब हो जाता है। संघ मतलब छोटा छोटा पार्ट बना दीजिए, और नहीं हम कहते हैं समूह, संघ। तो यह संघ है, यह मिलकर शासन करता है और इसका एक नेतृत्व करता होता है और इस प्रकार शासन होता है। एकात्मक कहने का मतलब देखिए, संघात्मक जो है बड़े देशों के लिए उपयुक्त होता है, एकात्मक छोटे देशों के लिए उपयुक्त होता है। जैसे कि ब्रिटेन में एकात्मक शासन है और भारत में क्यूसी फेडरल अर्ध संघात्मक कहा जाता है। भारत पूर्ण रूप से संघात्मक नहीं है, इसमें अमेरिका पूर्ण रूप से संघात्मक है। ये स्टेट को अलग पावर है और राज्य केंद्र को अलग पावर है। भारत को कृषि फेडरल क्यों कहा जाता है, अर्धसंघात्मक क्यों कहा जाता है? इसके पीछे आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि भारत क्या करता है, जब जब विकट परिस्थिति आती है 352 लगा करके संपूर्ण भारत को एक कर लेता है। क्लियर? मतलब कि राज्यों की पावर खत्म हो जाती है। ऐसे कई कुछ कुछ पॉइंट हैं, इस कारण से भारत की जो स्थिति है वो अर्धसंघात्मक है, पूर्ण संघात्मक नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं, एकात्मक की हम बात बता रहे थे आपको। एकात्मक छोटे देशों के लिए उपयुक्त होता है। शासन का केंद्र ये बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सब ठीक है। शासन एक ही केंद्र से चलेगा, 2-3 केंद्र नहीं होंगे। संघात्मक मतलब एक केंद्र, 2 केंद्र और एक तो पंचायत भी आपका हो गया, पंचायत गांव में शासन कर रहा है। शासन शक्ति को क्या किया गया? 2-3 पार्ट में डिवाइड करके फिर उसको एप्लीकेबल किया गया, लागू किया गया। लेकिन जब एकात्मक होगा तो यहां से कानून बना और यहां से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक, हाँ, एक ही कानून चलेगा। इसी को बोलेंगे हम एकात्मक। संघात्मक एकात्मक में अंतर समझ में आ गया होगा। कृषि फेडरल भारत को कहा जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा किसने भारत को अर्धसंघात्मक कहा है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यवहार में संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। अच्छा, यहां पे भी थोड़ा समझ लीजिए। भारत में है संसदीय शासन व्यवस्था और अमेरिका में क्या है? अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था क्या होती है? संसदीय शासन, जैसे कि हमारे यहाँ संसद है, जिसमें एक बस मेन अंतर याद रखिए, कार्यपालिका और विधायिका दोनों की जो बीच संबंध है ना, वो संसदीय शासन व्यवस्था में अच्छे होते हैं। मतलब दोनों मिल करके काम करते हैं। अभी मैं बताऊंगा कार्यपालिका और विधायिका क्या होती है। और जो अध्यक्षात्मक शासन होता है ना, इसमें दोनों की जो शक्ति होती है वह अलग अलग होती है, मतलब विधायिका का और कार्यपालिका। उदाहरण के लिए अब शुरू करते हैं। देखिए, भारत में क्या है कि विधायिका कौन है? कानून निर्माण करने वाला। और कार्यपालिका कौन है? कानून को लागू कराने वाला। ऑलमोस्ट जो भी आपके मंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, ये सब कार्यपालिका के भाग हैं। ये विधायिका के भाग मंत्रीगण तो होंगे ही, लेकिन राष्ट्रपति, ये सब, ये मतलब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जितने सारे मंत्री हैं, ये सब कार्यपालिका के पार्ट। इनका काम है कानून को लागू कराना। दूसरा, विधायिका क्या होती है? जिसका काम है कानून का निर्माण करना। उसका काम है कानून का निर्माण। तो ये लोग ऐसे हैं कि कानून का निर्माण भी कर रहे हैं और कानून को लागू भी कर रहे हैं। मतलब कहीं से ऐसा नहीं है कि कोई और अलग, कोई और अलग। और तो और यह भी व्यवस्था है कि आपको मंत्री बनना है तो आप उसके अंग बने रहेंगे। मतलब 6 महीने तक के लिए आप बन सकते हैं, प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, लेकिन आपको क्या है, 6 महीने के अंदर कहीं ना कहीं चुनाव जीत के आना पड़ेगा। तो खैर, ये अपने देश की बात में बताया। ये संसदीय शासन व्यवस्था में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का उदाहरण है अमेरिका। अमेरिका में क्या है? फिक्स टेन्योर। हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट और आप नोट कर लीजिएगा। संसदीय शासन व्यवस्था में है कि जब तक बहुमत तब तक शासक। अध्यक्षात्मक में ये नहीं है, एक बार मिला 4 साल, 4 साल में अब तुम कूदते रहो, नचाते रहो दुनिया को। डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है? यही तो कर रहा है, नचा रहा है दुनिया को। कभी कुछ बोल देता है। 80 वर्ष की अवस्था हो गई, कुछ दिन पहले बर्थडे मना रहे थे, 1-2 दिन पहले, और पता चल रहा है कि कुछ भी बोल दे रहा है। उसको कोई हटाने वाला नहीं है। संसदीय शासन व्यवस्था में रहता तो रेला चला गया होता, कब का पद से उतर गया होता, क्योंकि लोग उसके खिलाफ हो रहे हैं। पूरे अमेरिका में प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन ट्रंप हिल नहीं रहे हैं, एकदम अपने मजे से चल रहे हैं। अभी 2 साल और चलेंगे दुनिया में, अभी 2 साल और झंझावात आती रहेंगी। आप कहेंगे सर ट्रंप के कारण ऐसा क्यों हो रहा है? ट्रंप के कारण ऐसा इसलिए हो रहा है कि ट्रंप से पहले जो अमेरिका के शासक हुए हैं, डॉलर का डोमिनेंस बढ़ा दिए हैं।
डॉलर का डोमिनेंस चल रहा है दुनिया भर के देशों में, इसलिए अमेरिका में जब पत्ता हिलता है तो उसकी हवा पूरी दुनिया तक जाती है। अगर ये डॉलर का जो डोमिनेंस है खत्म हो जाए ना, अमेरिका को कोई पूछेगा नहीं। अमेरिका की हालत श्रीलंका और बांग्लादेश और दूसरे देशों की तरह हो जाएगा, कोई पूछेगा नहीं, कभी कोई बम भी मार सकता है। अभी क्या है, डॉलर का डोमिनेंस है, दुनिया को हरकाते रहता है कि हमारा पैसा चल रहा है, हिसाब किताब कर देंगे तुम्हारा। तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में एक बात मैं बताने वाला था आपको कि कार्यपालिका और विधायिका, इनके बीच का जो संबंध है वो अलग अलग, सेपरेशन ऑफ पावर ऑफ सेपरेशन चल रहा है। सेपरेशन ऑफ पावर मतलब कि कौन प्रधान, राष्ट्रपति के इर्द गिर्द में ये राष्ट्रपति चुन के आता है लोगों से। राष्ट्रपति क्या कहेगा उसके, आप सुनिएगा कि पिछले टर्म में डोनाल्ड ट्रंप की बेटी, पता नहीं क्या नाम है, मुझे नाम मैं भूल रहा हूं, वो आई थी भारत, उसको कोई मंत्रालय दिए थे, दामाद को कोई मंत्रालय दिए थे, उसकी जो परिचित लोग होंगे ना उसको मंत्रालय मिलेगा। और तो और एक अच्छी बात यह है, ये विशेषता इसलिए दी गई कि आप क्या करिए कि जो कोई, मान लीजिए कोई कंप्यूटर साइंस का बहुत अच्छा जानकार है और कंप्यूटर विभाग है, मंत्रालय है कंप्यूटर मंत्रालय, मान लेते हैं, या फिर मान लीजिए शिक्षा मंत्रालय है, जान रहे हैं हम सब लोग। अब शिक्षा मंत्रालय में कौन अच्छा काम करेगा? हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। अब पेपर लीक हो रहा है, अरे भाई आप शिक्षा मंत्री हैं, अब इसके पीछे जाएंगे कारण कि सर वो तो शिक्षा मंत्री हैं, इसमें क्या दिक्कत है? अरे भाई पूरी दिक्कत है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है आप चेक करिए पहले, कितने पढ़े लिखे हैं। पहली बात, क्या सही में पढ़े लिखे हैं कि नहीं पढ़े लिखे हैं? हम तो लोकतंत्रात्मक वाले हैं, हम तो ये देख ही नहीं रहे कि वो कितने पढ़े लिखे हैं। अब वो किसी को दे दिया गया मंत्रालय, स्मृति ईरानी को मंत्रालय मिल जाता है, जिसका क्वालिफिकेशन 10th 12th पास होता है, वो शिक्षा मंत्री बन जा रहे हैं। अब ऐसे मंत्री से क्या उम्मीद कर सकते हैं आपकी वो बवाल कर देगा क्या देश में? पढ़ा लिखा व्यक्ति को हम मंत्रालय देंगे तो कुछ अच्छा काम करेगा, नो डाउट। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि पढ़ा लिखा होगा तो अच्छा ही कर जाएगा, लेकिन उससे उम्मीद की जा सकती है कि हाँ हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर नैतिकता होगी। जो पढ़ा लिखा होगा, नैतिकता होगी, विनम्रता होगी, और वो कुछ ना कुछ सोचेगा कि हाँ कैसा किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि शिक्षा मंत्रालय आपको किसी शिक्षित व्यक्ति को देना चाहिए, किसी समझदार व्यक्ति को देना चाहिए, आराम से चलेगा। क्यों स्मृति ईरानी को हटाना पड़ेगा आपको? और ये यहीं की समस्या नहीं, पूरी दुनिया की समस्या है, इन लोगों का अपना लॉबी चलता है। तो ऐसे में शिक्षा मंत्रालय शिक्षित लोगों को दीजिए। अमेरिका ने यह व्यवस्था बना के रखा है कि अमेरिका में अगर कोई उस विषय का विशेषज्ञ है तो उसको बुला सकता है अमेरिका के राष्ट्रपति कि तुम आओ, मैं तुमको ये मंत्रालय दे रहा हूं, तुम अच्छा काम करो। और जो भी व्यक्ति, अब मुझसे कहेंगे, मैं एक शिक्षक हूं, मुझसे कहेंगे आप कि नहीं आप जो फैक्ट्री में जाइए और प्रोडक्शन का काम देखिए। हमारे देश की दुर्दशा देखिए कमाल की कितनी है कि एक आईएएस ग्रेजुएशन पास व्यक्ति आईएएस बनता है, वो क्या बनता है? उच्च शिक्षा विभाग का पदाधिकारी बना फिर रहा है। तुम पढ़े हो बीए, बीएससी, और तुम क्या हैंडल कर रहे हो? उच्च शिक्षा विभाग, जिसमें प्रोफेसरों की नियुक्ति होती है, पीएचडी करके, नेट क्वालिफाई करके, उतना दिमाग माथापच्ची करके आते हैं लोग, और तुम उसको कंट्रोल कर रहे हो। यह देश की दुर्दशा है, दुर्दशा, एकदम से नोट कर लीजिए। किसी के अनुभव के कारण आप कह देंगे कि वो सब कुछ कर लेगा, मुझे नहीं लगता है। डीएम है यार, ठीक है, हम डीएम को ऐसा नहीं कहते हैं कि नहीं डीएम बेकार चीज है। हाँ ठीक है यार, डीएम हो तो हम क्या करते हैं, सिर्फ बैठा के रखें? अरे यार अपनी जो क्वालिफिकेशन अपने हिसाब चलो तुम। हमारा, मैं एक प्रोफेसर हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मुझे लग रहा है कि मैंने इतना अध्ययन किया है, मैं अपने बच्चों को इस हिसाब से रेगुलेट करूंगा, ऐसे पढ़ाऊंगा, मैं अपना हिसाब देखता हूं। डीएम हो तो मैं तुम्हारे चरण वंदन करूंगा, ये बिल्कुल मत सोचना। या फिर हमारे देश की जो व्यवस्था है उसमें हम सोच, अरे डीएम साहब है, डीएम साहब है, और जब गुरुजी जाए कहा गुरुजी बैठा कुर्सी पे। तो ये जो समस्या है ना, ये देश की विडंबना ही है, इसको ठीक करना पड़ेगा। योग्य व्यक्ति को जब आप नहीं देंगे पद, तो यही व्यवस्था बनी रहेगी और इसी में आप एंजॉय करते रहेंगे। भारत की दुर्दशा के पीछे भारत के लोगों का हाथ है, मैं इस बात को कहने में कोई हमें संकोच नहीं होता है। पॉइंट पे चलते हैं। अध्यक्ष व्यवस्था में एक अच्छी बात यह है कि राष्ट्रपति क्या करेगा, योग्य व्यक्ति को लाएगा, जो कंप्यूटर का अच्छा जानकार होगा। हो सकता है कंप्यूटर की मंत्रालय उसको दे दे कि तुम इसमें काम करो, बेहतरीन काम करेगा, क्योंकि उसको उस विभाग का समझ है। यहां पे समझ है नहीं, पौवा कितना सेट है हमारा ऊपर, पैसा कितना हम दे सकते हैं, सेट कर लीजिए। अमेरिका इसीलिए आगे है, इसीलिए अमेरिका आगे है कि अभी ना डोनाल्ड ट्रंप अगला राष्ट्रपति बन गया है, लेकिन अगर वहां पे योग्य व्यक्ति बैठ गया राष्ट्रपति, जैसे अब्राहम लिंकन का मेरे दिमाग में एकदम इमेज बना हुआ है कि वह क्या राष्ट्रपति था। दास प्रथा को खत्म किया था, 1861 की बात है, गोली मार के मृत्यु को प्राप्त हो गए। लेकिन
ऐसे ऐसे लोग भी आए हैं जो देशभक्ति में कमाल का काम किए हैं, और यही कारण है अमेरिका दुनिया में वर्चस्व कर रहा है, क्योंकि योग्यता का सम्मान है। भारत में योग्यता का सम्मान नहीं है। आप पीसीएस बन गए ना तो अरे साहब जी हो गए, और गुरुजी बन गए तो फिर अरे काहे के गुरुजी, अरे 2 टके के क्या क्या तो आया था अभी, 2 टके के शिक्षक। हाँ, तो शिक्षकों को मीडिया वाले ऐसा कहते हैं। अब पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, आपको विचार करना चाहिए, हमको विचार करना चाहिए। आते हैं हम पॉइंट पे। तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, एक अच्छी बात कि ये राष्ट्रपति क्या करते हैं, मंत्रालय खुद के हिसाब से सेलेक्ट करते हैं कि हाँ इसको, यह व्यक्ति को यह मंत्रालय दिया जाएगा। ठीक, जो कांग्रेस है ये पीछे है, ये लोगों से चुन के आई है। इस कांग्रेस में काम है, इनका काम है नियम बनाना, और इनका काम है नियमों को लागू करना। ये दोनों का संबंध एक दूसरे से अलग है। लेकिन भारत की जो बात करेंगे, भारत में जो मंत्रालय है ये ऐसे मंत्री हैं और ऐसे आपका सदस्य संख्या है। मतलब कि यही सदस्य कानून बनाएंगे, और ये इसमें से कुछ लोग हो जाएंगे जो मिनिस्टर्स रहेंगे, इनका काम है कानून को लागू करना। तो इस कारण से यही जो मुख्य अंतर है संघात्मक और एकात्मक में। 2 पॉइंट याद रखिएगा। संघात्मक में शासन के केंद्र जो है कई सारे होते हैं, 1 2 3 भी हो सकते हैं, जैसे भारत में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायती राज। वैसे ही दूसरा पॉइंट हमने कहा कि कार्यपालिका और विधायिका का सेपरेशन होता है अध्यक्षात्मक में। मतलब कार्यपालिका अलग काम करती है, कानून निर्माण का अलग काम होता है। ये कानून निर्माण करती है, ये इसको लागू करती है। इसमें कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। यहाँ पे कानून का निर्माण किया है, यही लोग यहाँ बैठे हैं, इसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। ये क्या करेंगे, मिल करके कानून चला देंगे। उसी में हम ले जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसलिए इस चीज को समझिएगा, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन में क्या अंतर है। राज्य के तत्व, जनसंप्रभुता, जनसंख्या, भूभाग और सरकार, अगर ये 4 चीजें नहीं रहती, इसमें किसी एक चीज की भी कमी हो जाती है, वह राज्य की परिभाषा में नहीं आता। चलते हैं नेक्स्ट। ज्ञान की बात बहुत कर लिए इधर। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, राज्य का सबसे आवश्यक तत्व क्या है, संप्रभुता। भारत में जब प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे क्या कहता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यही संप्रभुता है कि हम किसी देश के सामने झुकेंगे नहीं। जयशंकर की जो डॉक्टर जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, वो कभी कभी उनका कोटेशन आता है आजकल। अच्छे व्यक्ति हैं, मुझे ठीक लगते हैं, बस मामला मंत्रालय का है, दबाव में आके फंस जाता है बेचारा, और जो है सो फंस जाता है। तब क्या कहें, लोकतंत्र है, आनंद लीजिए। 47 के पहले भारत संप्रभु नहीं था, ब्रिटिश शासन था। भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई, बहुत अच्छा। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडल शासन प्रणाली भी कहते हैं। इसमें कुछ विशेष ऐसा हमें नहीं लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है संसदीय शासन प्रणाली। संसद विधि निर्माण सर्वोच्च स्थान है, कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होता। अभी मैं इसी को समझा रहा था। सरकार का अस्तित्व बहुमत तक है, मतलब 51 वोट है आपके पास, चलने दीजिए। भारत में सत्ता केंद्र राज्यों के विभाजित है। भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। गणतंत्र को मैंने समझा दिया है कि मतलब जहां पे सर्वोच्च पद पर जो बैठा व्यक्ति है वह जो है अगर चुन के आ रहा है मतलब गणतंत्र, चुन के नहीं आ रहा है मतलब कोई और तंत्र हो सकता है, लोकतंत्र हो सकता है। अध्यक्ष शासन प्रणाली, ये देखिए अभी मैं इसी पर चर्चा किया हूं। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। ये जो हम यूट्यूब में चर्चा कर रहे हैं, ये यूट्यूब भी अमेरिकी कंपनी है। अमेरिका हमें बैन ना कर दे। खैर, हमें अधिकार है आलोचना करने का, हम कर रहे हैं। चाहे जिसकी करेंगे, बंद कर देंगे, क्या हो जाएगा, इतना कौन सोच रहा है। सर्वोत्तम उदाहरण है यूनाइटेड स्टेट्स आपका आ गया। राष्ट्रपति विधायिका को भंग नहीं कर सकता। अभी मैं वही क्लियर किया हूं कि दोनों का काम अलग अलग है। राष्ट्रपति एक बार पूरे लोगों से चुन के आ जाता है, और ऐसे में राष्ट्रपति अपने मंत्रालय तैयार करता है, और बाकी जो लोग आते हैं कांग्रेस के, कांग्रेस मतलब कांग्रेस पार्टी नहीं, कांग्रेस मतलब जैसे अपना संसद है वैसे वहां पे कांग्रेस। नेक्स्ट पॉइंट, सत्ता अधिक केंद्रीकृत है। राष्ट्रपति मंत्रियों के चयन की स्वतंत्र होती है। यही बात मैं अभी आपको समझा रहा था कि क्या है, राष्ट्रपति मंत्रियों के चयन में स्वतंत्र है। वो किसी व्यक्ति को बना सकता है, वो अपने दामाद को, बेटी को, जितना मित्र यार सबको अपना मंत्रालय दे सकता है कि भाई तू ये संभाल ले, तू ये संभाल ले। ये मुझे नेगेटिव लगता है। हालांकि यहाँ पे ऑप्शन है, अगर ईमानदार व्यक्ति बन गया तो वो चाहेगा कि शानदार व्यक्तित्व को लाया जाए और उसके माध्यम से शासन कराया जाए। एक और शानदार व्यक्ति का नाम बताऊं मैं, अमेरिका के राष्ट्रपति हुए बराक ओबामा। सैल्यूट है बराक ओबामा जी को, गायब हो गए हैं राष्ट्रपति पद से उतर। कितनी विनम्रता है यार, ऐसे लोगों को प्रणाम करने में अच्छा लगता है। कितनी विनम्रता है, जब तक रहे शासन में तमाम सारे लोगों ने कहा। अमेरिका में एक मामला यह है कि 2 ही टर्म के लिए बन सकता है।
ट्रंप जी कूद रहे हैं कि मैं तीसरे टर्म के लिए बन जाऊंगा, लेकिन हमें नहीं लगता है कि होगा। अमेरिका हो सकता है तो टूट जाए, ऐसा कंडीशन आ जाए, क्योंकि ट्रंप जैसे लोगों को बहुत समय तक नहीं रखना चाहिए। बेवकूफ और वाहियात लोग अगर शासन में बने रहेंगे, देश का भरता बना के रख देंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। भारतीय लोकतंत्र, हम भारत के लोग, सत्ता का स्रोत जनता है, बहुत अच्छा। हम वोट करने जाते हैं, हम वोट करते हैं, सत्ता का स्रोत हैं हम, बहुत अच्छा। जनप्रति जनता के सेवक हैं। भारत में संघ और राज्यों की शक्तियां संविधान द्वारा विभाजित है। यही है भारतीय लोकतंत्र की विशेषता। संविधान ने बांट दिया है, केंद्र क्या काम करेगा, राज्य क्या काम करेगा, ये सारी बात हमने अभी चर्चा की है। इसीलिए भारत संघवाद, भारतीय संघ व्यवस्था कही जाती है। ब्रिटेन संबंधी यूनाइटेड किंगडम संसद को संसदों की जननी कही जाती है। क्यों कही जाती है ब्रिटेन को संसदों की जननी, आपने कभी सोचा है क्या? क्योंकि ब्रिटेन में पहली बार स्टार्ट हुआ था क्या, मतलब लोकतंत्रात्मक व्यवस्था, लोकतंत्रीय शासन, या फिर ये सारी चीजें ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ था, इसलिए ब्रिटेन को क्या कहा जाता है? संसदों की जननी। ब्रिटेन का कोई लिखित संविधान नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। भारतीय संविधान में एकात्मकता के जो लक्षण है, हमने अभी तुरंत एकात्मक और संघात्मक में चर्चा किया था कि एकात्मक क्या होता है और संघात्मक क्या होता है। राज्यपाल का पद, अरे राज्यपाल का पद लिखने की आवश्यकता नहीं थी। अखिल भारतीय सेवाएं, एकल नागरिकता, आपातकालीन प्रावधान, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व। एकात्मक का लक्षण हो जाता है भारतीय संविधान में। एकात्मक का लक्षण कहने का मतलब मैं बताया कि भारत क्या है? संघात्मक है, लेकिन यह क्या करता है? एकात्मक को भी अपने रूप में बीच बीच में लाते रहता है। मान लीजिए कि देश में विकट परिस्थिति आ गई, ऐसे में भारत क्या करेगा? अपने को एकात्मक कर लेगा। विकट परिस्थिति, आपातकाल, युद्ध हो गया, सारी देश की सरकारों को सीज करके बैठा देगा कि अभी चुप रहो, अभी शासन करने दो। तो कुछ समय के लिए भारत क्या करता है? अपने को चेंज कर लेता है, एकात्मक कर लेता है। राज्यपाल का पद कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति तुरंत राज्यपाल को नियुक्त करता है और राज्यपाल के द्वारा वह राज्य के शासन को विघटित कर सकता है, या फिर चला सकता है, रोक सकता है, जो भी कर सकता है। केंद्र का नियंत्रण बढ़ जाता है, इसीलिए एकात्मक कहा जाता है। अखिल भारतीय सेवाएं, जो डीएम और एसपी तमाम सारे लोग हैं, उसके कारण से क्या होता है कि मतलब सरकार की चीजें प्रभावित होती रहती है। एकल नागरिकता, आपके पास यह नागरिकता, हमारे पास यह नागरिकता है कि हम इस देश के नागरिक हैं। अपने पहचान पत्र को खोल के देखिएगा, ऊपर में लिखा हुआ है भारत सरकार, ना कि लिखा है बिहार सरकार, ना कि लिखा है मध्य प्रदेश सरकार, ना कि लिखा है उड़ीसा सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, लिखा है भारत सरकार। हम भारत के नागरिक हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान जब 352 लग जाएगा तो क्या होगा भैया? 352 लगने के बाद अपन का देश एक जोन हो जाएगा, सारे राज्य की शक्तियां सीमित की जा सकती है 352 लगा करके। और राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व। अमेरिका में जो उच्च सदन है वहां पे एक समान प्रतिनिधित्व, प्रत्येक राज्य से 2 ही लोग चुन के आते हैं। 50 राज्य है, 100 जाते हैं उच्च सदन के मेंबर, सीनेट बोलते हैं। सीनेट और कांग्रेस 2 सदन है, जैसे अपने यहाँ लोकसभा वैसे वहां कांग्रेस, जैसे अपने यहाँ राज्यसभा वैसे वहां सीनेट। तो सीनेट में प्रत्येक राज्य से 2 जाते हैं। अपने यहाँ बिहार से 40 नहीं, 40 तो लोकसभा में है, इसमें है 16 है शायद, 16 सदस्य हैं बिहार से राज्यसभा में जाते हैं। छत्तीसगढ़ से 5 जाते हैं, उत्तर प्रदेश से शायद 31 जाते हैं। ऐसे करके चेक करिएगा, कुछ कुछ राज्यों का याद करिएगा। तो ये एकात्मकता के लक्षण दिखाते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संघवाद। भारत संघवाद है। भारत एक गणतंत्र है, राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, क्योंकि गणतंत्र में बताया हूं, गणतंत्र में यही होता है। भारत संविधान में संघात्मक एकात्मक दोनों का तत्व मिलता है। संविधान मूलतः क्या है? संघात्मक है, उसको अर्धसंघात्मक भी कहा जाता है। और मैंने पूछा है आपसे कि क्वेश्चन किसने कहा था? नेक्स्ट पॉइंट, केसी वियर। अरे यार आ गया, केसी वियर ने भारत को अर्धसंघात्मक राज्य कहा है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा। ये याद करने वाला चीज है, इसको याद कर लीजिए। केसी वियर भारत संघ को कठोरता और लचीलेपन का संतुलित स्थापित करता है, ये कहता है। और बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। ये 4 जो कोटेशन है इसको याद कर लीजिए, फिर से मैं बोल दे रहा हूं। केसी वियर ने क्या कहा? भारत अर्धसंघात्मक है राज्य है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा भारतीय संघवाद सहकारी संघवाद है। केसी वियर ने कहा भारतीय संघवाद को कठोरता और लचीलेपन में संतुलन स्थापित करता है। और बी आर अम्बेडकर ने कहा संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला जा सकता है। बस इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला हमारा विषय होगा क्या? राष्ट्रीय प्रतीक, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है और यह समस्याएं बार बार आती है। धन्यवाद, नमस्ते।